हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, सो इट इज एक्सेसिबल टू यू, इट इज वर्किंग विद यू। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा ये बैंक प्रमोशन एग्जाम को लेकर के स्पेशल सेशन है जिसमें हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, क्योंकि ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सोर्स क्या हो सकता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का जो बेस्ट सोर्स है वो हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। अगर वो जनरल अवेयरनेस है तो जनरल न्यूज़पेपर, और अगर वो फाइनेंशियल अवेयरनेस है तो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आपको बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। आप उनको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस को आपको पेपर में दिखाई देंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। SEBI has allowed brokers and clearing members to park their client funds in mutual fund overnight schemes that invest in. SEBI ने हाल ही में जो ब्रोकर्स हैं, जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं, तो उनके पास जो उनके क्लाइंट के फंड्स हैं, उनके कस्टमर के जो फंड्स हैं इन ब्रोकर्स के पास, तो उन कस्टमर के फंड्स को वो म्यूचुअल फंड्स में जो उनकी स्कीमें हैं, ओवरनाइट स्कीम्स, उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट देयर इज़ ए कंडीशन कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इक्विटी शेयर्स में हो सकता है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में हो सकता है, रियल इस्टेट में हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आंसर है जिसके लिए सेबी ने ये परमिशन दी? सो सेबी ने ये तो परमिशन दे दी है उनको कि भाई आप ओवरनाइट स्कीम्स जो है म्यूचुअल फंड्स की, उनमें पैसा लगा दीजिए। लेकिन वो ओवरनाइट स्कीम्स इनमें से कौन सी होंगी जिनमें दिस अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या आंसर बनता है? कोशिश करें, अगर आप न्यूज़पेपर्स को ट्रैक करते हैं तो फिर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और अगर किसी कारण नहीं ट्रैक कर पाते तो फिर इसका जो आंसर है वो है रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। तो ये पैसा वो पार्क कर सकते हैं, यानी ओवरनाइट बेसिस के ऊपर यहाँ पे वो रख सकते हैं ताकि थोड़ी सी रिटर्न इन्वेस्टर को मिल जाएगी। तो रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज आवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, JSW ग्रुप पिकड अप 35% शेयर इन सम कंपनी। कोई वेंचर है और वो वेंचर किसकी है? ए फॉर्च्यून 500 कंपनी है। सो फॉर्च्यून 500 कंपनी मीन्स वर्ल्ड ओवर इस कंपनी की रैंकिंग अच्छी होगी। तो इनकी एक वेंचर है जिसमें JSW ग्रुप ने इंडिया के अंदर पिकअप किया है 35% शेयर, और इसके चलते JSW ग्रुप जो ऑटोमोबाइल बिजनेस है इंडिया का, उसमें एंटर करने जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। हमने बताना है वो कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी है जिसके साथ ये जॉब वेंचर है। तो ये टोयोटा मोटर्स है, फोर्ड मोटर्स है, SAIC मोटर है, या जनरल मोटर है। तो ये सारी की सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आती हैं। तो इनमें से किसके साथ वो इनका अरेंजमेंट हो रहा है? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सो चलिए, अगर आंसर आपको आता है अपनी कॉपी में नोट कर लेना आंसर को, या लाइव क्लास के स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी में आंसर को नोट कर लेंगे। तो चलिए, ये है SAIC मोटर्स के साथ। तो दिस इज दैट कंपनी जिसके साथ
JSW ग्रुप ने, जो जिंदल ग्रुप है, उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू RBI हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स एवरेज एग्रीकल्चर वेज रूरल एरिया फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कितनी थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल एक हैंडबुक लेके आता है स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें इंडियन स्टेट्स की भी हैंडबुक होती है। उसके मुताबिक एवरेज एग्रीकल्चर वेज जो रूरल एरिया में थी फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, वो अमाउंट कितना था? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। एवरेज डेली वेज है ये 250.40, 310.20, 345.70, 400.60। तो एवरेज डेली वेज कितना था? हम एवरेज वेज की बात कर रहे हैं। आपकी सैलरी तो खैर बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस डेली बेसिस के ऊपर, और ये कितनी है हमने यहाँ से बताना है। व्हाट विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन? अगर आपने उस हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा हो इंडियन स्टेट्स के लिए, तो वहाँ पे ये डेटा आपको नज़र आ जाएगा। और जो एवरेज डेली वेज है रूरल एरियाज के अंदर, दैट इज ओनली 345.70। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट ग्रोथ रेट एट एंड ऑफ अक्टूबर 2023 ओवर अक्टूबर 2022 वाज। जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, उसकी जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का जो ग्रोथ रेट है, वो हमने बताना है एट एंड ऑफ अक्टूबर 2023 ओवर अक्टूबर 2022, यानी एनुअल ग्रोथ रेट कितना था वो हमने बताना है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 8.5% था, 10.2% था, 15.3% था या 12% था कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट का ग्रोथ रेट। फ्रेंड्स, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट ग्रोथ रेट, एनी एस्टीमेट, कोई अंदाजा, कोई रफ आइडिया? सो इट इज ए 12%, 12% है वो। सो आवर ऑप्शन आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, recommendations of 16th Finance Commission shall be implemented with effect from। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बिठाती है, और अभी बैठ रहा है 16th फाइनेंस कमीशन। तो इसकी नोटिफिकेशन कर दी गई है। जब ये रिकमेंडेशंस देगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इनमें से किस डेट से लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से, 26 से, 27 से या 28 से? वो 1 अप्रैल को एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। तो कौन सी डेट से वो लागू हो जाएगा? 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होंगी उसका इम्प्लीमेंटेशन। फाइनेंस कमीशन जो होते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि टैक्सेस का जो रेवेन्यू है वो सेंटर के पास कितना होना चाहिए और स्टेट्स की एलोकेशन क्या क्या जाएगी। तो उसकी रिकमेंडेशंस कौन सी डेट से इम्प्लीमेंट होनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो करें कोशिश कौन सी डेट से होनी है। अगर आपने इस न्यूज़ को, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत केयरफुली पिकअप की गई हैं, उन न्यूज़ को केयरफुली पिकअप किया गया है कि जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनी रहे। तो ये डेट होने जा रही है हमारी 2026 से। तो इस डेट से, यानी इससे पहले वो रिकमेंडेशंस दे देंगे, तो रिकमेंडेशन को स्टडी किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, और इस डेट से उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, इट वाज हेल्ड, कहाँ पे ये हेल्ड हुई थी? ड्यूरिंग दिसंबर 2023 रिलेटिंग टू कार्बन रिडक्शन। एनवायरनमेंट को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस होती है
तो ये कॉन्फ्रेंस की सीरीज चलती हैं। तो इस बार ये कॉन्फ्रेंस नंबर 28 थी, जिसको हम कहते हैं कॉप 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो दिसंबर 2023 में ये कहाँ पे होल्ड की गई थी, यानी हमने लोकेशन बतानी है जहां ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इट वाज दुबई, इट वाज टोक्यो, इट वाज पेरिस या इट वाज न्यूयॉर्क। तो इनमें से किस सिटी या किस कंट्री में इट वाज हेल्ड? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 28। तो COP 28 दिसंबर 23 में होल्ड की गई थी। अगर आप न्यूज़ को ट्रैक करते हो तो कहाँ ये होल्ड की गई थी? सो इट वाज हेल्ड इन दुबई। सो दुबई के अंदर इसको होल्ड किया गया था दिसंबर 2023 के अंदर। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसको रिलेट करती है? कार्बन रिडक्शन को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फेडरल बैंक एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद whom टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन ऑफ इट्स ई-प्रोक्योरमेंट एंड ई-ऑक्शन सिस्टम। हाल ही में फेडरल बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके द्वारा वो स्ट्रेंथन करेगा इंटीग्रेशन अपने ई-प्रोक्योरमेंट की एंड अपने ई-ऑक्शन सिस्टम की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है NSE ई मार्केट लिमिटेड के साथ, या BSE ई मार्केट लिमिटेड के साथ, या MCX ई मार्केट लिमिटेड के साथ, या NCDEX ई मार्केट लिमिटेड के साथ, जिसको शॉर्ट में NEML कहा जाता है। तो ये किसके साथ हुआ? तो ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है फेडरल बैंक और इनमें से किसी एक के साथ। तो इनमें से वो एक कौन है? NSE है, BSE है, MCX है या NCDEX उनका ई मार्केट लिमिटेड नाम की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? तो ये है NCDEX के साथ। तो हमारा ऑप्शन आंसर है NCDEX ई मार्केट लिमिटेड, NEML in short. Question number 8. RBI signed an MOU with whom for info exchange on clearing corporation. Recently रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। और ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज साइन करने के लिए कि कौन से इशू के ऊपर? क्लियरिंग कॉर्प के ऊपर। तो ये वो एरिया है जहाँ पे ये एक्सचेंज होना है इंफॉर्मेशन का। तो ये साइन किसके साथ हुआ है MOU? तो ये हुआ है फेडरल रिजर्व ऑफ USA के साथ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, या रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो किसके साथ ये MOU साइन हुआ है? तो वो हमने नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द आंसर? सो एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है आपके फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स। तो आप किस भी स्केल में हो, तो अगर आपको ये चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो न्यूज़पेपर्स। फ्रेंड्स, दिस एग्रीमेंट हैज टेकन प्लेस विद बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ ये MOU किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसके मुताबिक क्लियरिंग कॉर्प के ऊपर ये इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज रहेगा। तो इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, दिस इज स्मॉल इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ यू। फ्रेंड, CIB JIB 2024 मई और जून का जो एग्जाम है उसके लिए जो बेस बिल्डिंग क्लासेस हैं, यानी जो बेसिक क्लासेस हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट को और उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को, केस स्टडी एक्सेट्रा को डिस्कस करते हैं, तो वो क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर शुरू हो चुकी हैं। तो ये हमारा चैनल है जिसको इस समय आपने लॉगिन भी किया हुआ है। तो अगर आप इन क्लासेस में इंटरेस्टेड हों
या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, जिनके काम की ये क्लासेस हो सकती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उसके लिए आप थोड़ी सी हमारी हेल्प और उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये जो आपके सामने इस समय स्लाइड है, इसकी ज़रा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट को लेकर के इमीडिएटली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने टेलीग्राम पेज या कहीं भी सोशल मीडिया जहां से आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। तो मैं क्लास में आपकी वेट कर रहा हूं, तो क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या और जो सोशल मीडिया आप उनके अगर डाल देते हैं तो इससे कई सारे और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाएगा। यस, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, सो ये थोड़ी सी हेल्प है जो हम दूसरे स्टूडेंट्स की कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ए वीडियो साइन लैंग्वेज KYC सर्विस फॉर हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड कस्टमर्स। सो कौन सी वो संस्था है जिन्होंने एक वीडियो साइन लैंग्वेज KYC सर्विस इंट्रोड्यूस की है, लॉन्च की है, जिसमें जो इम्पेयर्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड या स्पीच इम्पेयर्ड, जो हमारे कस्टमर हियर नहीं कर सकते या वो बोल नहीं सकते, तो उनकी हेल्प के लिए ये सर्विस शुरू की गई है। तो किसने ये सर्विस शुरू की है? अमेज़न पे ने, पेटीएम ने, गूगल पे ने या फोन पे? तो किन्होंने इस सर्विस को शुरू किया है? Who have launched this service for hearing and speech impaired customers? क्वेश्चन नंबर 9, क्या आंसर हमारा बनेगा? सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिल जाए। सो हु हैज डन दिस? तो दिस इज डन बाय अमेज़न पे। तो अमेज़न पे ने इस सर्विस को लॉन्च किया है। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए। All scheduled commercial banks written off how much amount in the last 5 years, out of which how much was for large industrial houses? पिछले 5 साल के अंदर कमर्शियल बैंकों ने, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों ने कितना अमाउंट राइट ऑफ किया है और इसमें से कितने परसेंट लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस का था? तो ये अमाउंट है 12.5 करोड़, 40% इसमें लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस का था, 8.2 करोड़ 55%, 10.6 करोड़ 50%, 15.3%, 15.3 करोड़ 65%। तो पिछले 5 सालों में कितना अमाउंट राइट ऑफ किया गया, बट्टे खाते में डाल दिया बैंकों ने। सो रिटर्न ऑफ हाउ मच अमाउंट। तो ये अमाउंट जो राइट ऑफ किया गया पिछले 5 सालों के अंदर, इसका अमाउंट है 10.6 करोड़ और इसका आधा इंडस्ट्रियल हाउसेस का था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, उनके अमाउंट को राइट ऑफ किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, ऑफशोर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विंग इंडियन मार्केट नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद। अगर कोई ऑफशोर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो इंडियन मार्केट को सर्व करती है, तो उसको इनमें से किसके साथ रजिस्ट्रेशन करवानी होगी? सेबी के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, NSE के साथ या FIU इंडिया के साथ? सो अगर उन्होंने इंडियन मार्केट को सर्व करना है और वो ऑफशोर क्रिप्टो करेंसी है, यानी आउटसाइड द कंट्री की वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये रजिस्ट्रेशन किन के साथ लेना होगा? सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफशोर, यानी कंट्री के आउटसाइड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। अगर वो इंडियन मार्केट को सर्व करना चाहती है तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है किसके साथ रहेगा? सो ये रजिस्ट्रेशन रहेगा FIU इंडिया के साथ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Major part of remittances up to 9% is being used on LRS for which purpose? LRS की जो remittances हैं, liberalized remittances स्कीम में जो आउटसाइड द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज की रिमिटेंस जाती हैं, उनमें से 9% एक पर्टिकुलर सेक्टर का है। वो 9% इनमें से किसका है? वो मतलब किस पर्पस के लिए उनको यूज किया जाता है? एजुकेशन पर्पस के लिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या इन्वेस्टमेंट के लिए, या ट्रैवल के लिए? तो मेजर पार्ट ऑफ रेमिटेंसेस अप्रोक्सीमेटली 9% जो LRS को यूज किया जाता है, इनमें से किस पर्पस के लिए वो रेमिटेंसेस जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 12। यानी सबसे बड़ा पर्पस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में वही है। तो ये सारी की सारी या करंट अकाउंट की हैं या कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। तो अप्रोक्सीमेटली 9% इनमें से ट्रैवल के पर्पस के लिए स्पेंड होता है। सो इंडियन रेजिडेंट्स जो ट्रैवल करते हैं आउटसाइड इंडिया एज ए टूरिस्ट या अदरवाइज, तो उसके ऊपर ये स्पेंड होता है। According to S&P Global, Standard and Poor Global, India is likely to be third largest economy by, ये अंदाज़ा है S&P Global का कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट बन सकती है। और वो कौन सा साल है जब वो बन जाएगी, ऐसा S&P का सोचना है, बन सकती है। तो 2025, 2030, 2040 या 2028 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी S&P ग्लोबल का ये अंदाज़ा एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्ट करता है कि इनमें से इस डेट तक, इस डेट तक, इस साल तक या इस साल तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, मे बिकम और लाइकली टू बिकम। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? तो आंसर हमारा बनता है 2030 तक, 2030 तक उनका अंदाजा है दैट वी मे बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Who launched Nifty Small Cap 250 Quality 50 Index Fund during December 2023? सो इंडिया में वो कौन सी एंटिटी है, कौन का और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड को? तो हमने बताना है उसका नाम। वो ICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, या HDFC म्यूचुअल फंड है, या SBI म्यूचुअल फंड है, या DSP म्यूचुअल फंड है। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस इंडेक्स फंड को लॉन्च किया, जो लिंक हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, यस, किसके साथ, किसने ये लॉन्च किया है? सो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय DSP म्यूचुअल फंड्स। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है, जिसको लिंक किया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स के साथ। क्रेडिट रेटिंग ऑफ विच कंट्री हैज बीन कट फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव बाय रेटिंग एजेंसी मूडीज रिसेंटली? तो कौन सा वो कंट्री है तो जिसकी जो क्रेडिट रेटिंग है, मूडी ने पहले जो क्रेडिट रेटिंग स्टेबल थी, अब उसको नेगेटिव आउटलुक का रेटिंग कर दिया है। तो हमने बताना है उस कंट्री का नाम। USA है, इंडिया है, चाइना है, या जापान है? तो हमने बताना है वो कौन सा कंट्री है जिसका आउटलुक, जिसका रेटिंग स्टेबल से नेगेटिव में रेटिंग कर दिया है, और रेटिंग करने वाली संस्था है मूडीज। क्वेश्चन नंबर 15, क्या आंसर बनता है हमारा? सो इस कंट्री का नाम है चाइना। सो चाइना को मूडीज ने उसकी जो आउटलुक है स्टेबल से नेगेटिव के अंदर डाल दिया है।
What is approximate of amount of claims paid under PM फसल बीमा योजना since 2016? PM फसल बीमा योजना एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड एक बीमा योजना है, जैसे हमें पता है। तो इसमें जो क्लेम दिए गए, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट क्लेम्स का कितना है, 2016 में ये स्कीम आई, तब से लेकर के, तो ये हमें डिफरेंट डेटा गिवन है। तो आउट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ क्लेम्स कितना है तकरीबन, सो व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम्स पेड अंडर पीएम फसल बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? सो ये क्लेम अमाउंट बनता है 1,50,589 करोड़ रुपीज। तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। At present, business with a turnover of how many rupees and above are required to e-invoice for their B2B transactions? अगर कोई बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसके लिए ई इनवॉइस करना मैंडेटरी है। तो ये कितनी टर्नओवर वाले बिजनेस हैं जिनके ऊपर ये मैंडेटरी बेसिस के ऊपर रूल एप्लीकेबल होता है? 2 करोड़ एंड अबव वाले, 3 करोड़ एंड अबव वाले, 5 करोड़ एंड अबव वाले, या 7 करोड़ अबव वाले? तो हमने बताना है एनुअल टर्नओवर। तो B2B ट्रांजैक्शन के लिए, B2C के लिए नहीं, B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो हमने बताना है वो कट ऑफ अमाउंट जहां ये मैंडेटरी है, ई इनवॉइसिंग। तो इट इज मैंडेटरी वेयर अमाउंट टर्नओवर का है 5 करोड़ एंड अबव। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सेबी रूल्स मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी how much percent of net distributable cash flow NDCF at REIT level और INVIT level? तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करनी है REIT के लेवल के ऊपर या INVIT के लेवल के ऊपर, तो सेबी के रिवाइज्ड रूल्स के मुताबिक मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना होगा, और ये किसका परसेंटेज है? NDCF का परसेंटेज है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का। तो ये 80% करना होगा, 85%, 90% या 95%? मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का REIT लेवल के ऊपर, इनवाइस लेवल के ऊपर। सो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर रिलेटेड ट्रस्ट। तो इनके लेवल के ऊपर मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कितने परसेंट का होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हमारा आंसर बनता है 90%। तो उनको नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का 90% कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इंटरेस्ट के द्वारा। टू प्रोवाइड टेलर्ड क्रेडिट कार्ड फॉर स्मॉल बिजनेस, इप्पोपे हैज एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन विद। इप्पोपे नाम का जो एंटिटी है वो स्मॉल बिजनेस के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, करेगा, और उसके लिए उन्होंने एंटर किया है कोलैबोरेशन। ये कोलैबोरेशन उन्होंने किन के साथ किया है? इप्पोपे ने। तो ये कोलैबोरेशन है मास्टर कार्ड के साथ जो इंटरनेशनल पेमेंट जायंट है, वीसा के साथ जो ग्लोबल पेमेंट कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ जो फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है, या डिस्कवर के साथ जो क्रेडिट कार्ड ब्रांड है। तो हमने बताना है इप्पोपे ने स्मॉल बिजनेस को सर्व करने के लिए जो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड है उसके लिए जो कोलैबोरेशन किया है, इनमें से किस एंटिटी के साथ किया है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या आंसर बनता है। सो याद रहे
ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का हमारा सेशन है और इसका सोर्स प्योरली जो रिसेंट न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स की, तो वहीं से इन क्वेश्चन को पिकअप किया गया है। सो इट इज़ वीज़ा द ग्लोबल पेमेंट कंपनी। तो वीज़ा के साथ इसका ये कोलैबोरेशन है। ब्लॉक इंक हैज़ लॉन्च्ड व्हाट, ए सेल्फ कस्टडी बिटकॉइन वॉलेट इन इंडिया। सो ब्लॉक इंक नाम की जो एंटिटी है उन्होंने क्या लॉन्च किया है जो सेल्फ कस्टडी बिटकॉइन वॉलेट का काम करती है इंडिया के अंदर। तो ये बिट सिक्योर के साथ किया है, बिट वॉल्ट के साथ किया है, बिट सेफ के साथ किया है या बिट की के साथ किया है। ब्लॉक इंक ने लॉन्च किया है ये सेल्फ कस्टडी बिटकॉइन वॉलेट। तो किसके साथ ये वॉलेट लॉन्च किया गया है, हमने इनमें से उस एंटिटी का नाम बताना है। सो ब्लॉक इंक एंड विच एंटिटी। सो नो इट इज नॉट एंटिटी, इट इज सॉरी प्रोडक्ट। तो इन्होंने कौन सी प्रोडक्ट इनमें से लॉन्च की है, बिट सिक्योर, बिट वॉल्ट, बिट सेफ या बिट की। सो इट इज बिट की जो उन्होंने लॉन्च किया है। किस पर्पस के लिए किया है, तो ये एक वॉलेट का काम करेगा बिटकॉइन की सेफ कस्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, फ्रेंड्स हमारी जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, जिनमें से एक क्लास आप इस समय वॉच कर रहे हैं, तो आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए ये क्लासेस बहुत यूज़फुल होती हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये काफ़ी नहीं होती, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। पूरे सिलेबस में आपके इंटरनल सर्कुलर्स होंगे, जनरल बैंकिंग होगी, कई बैंकों में जनरल अवेयरनेस है, कई बैंकों में फाइनेंशियल अवेयरनेस है, कई बैंकों में कुछ और है। तो जहाँ तक जनरल बैंकिंग की बात है, जो हमारे पेपर का मेजर पार्ट होता है, तो अगर आपको इसमें बेस्ट क्वालिटी का स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो अवेलेबल है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स के अंदर। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक आपको मिल सकता है प्रमोशन एग्जाम के लिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। पीडीएफ स्टडी नोट्स मिल जाएंगे जो रेडी रेकनर की फॉर्म में अवेलेबल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स की समरी मिल जाएगी 1 साल के लिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिल जाएंगे। और ये सारे का सारा कुछ मिल जाएगा आपको हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को इमीडिएटली लॉग इन करके देख लेना, इसके कोर्सेज पेज में चले जाना, तो आपको ये सारी की सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन को यूज़फुल मानते हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको देखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब जो लाइक किए गए सेशंस हैं उनको दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है अपने लेवल के ऊपर। पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अगर हमारी क्लासेस आप मिस कर रहे हैं यानी उनके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे, तो दैट मीन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो भी बेल आइकन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहेंगे। तो ये काम अगर आप कर लेते हैं तो इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यूपीआई लिमिट हाइक्ड टू हाउ मच अमाउंट फॉर मेडिकल एंड एजुकेशनल पेमेंट्स। तो हाल ही में इस लिमिट को इंक्रीज किया गया है, सभी पर्पसेस के लिए नहीं, मेडिकल एंड एजुकेशनल पेमेंट्स के लिए। तो ये हाइक्ड अमाउंट कितना है, तो ₹2 लाख है, ₹3 लाख है, ₹4 लाख है या ₹5 लाख है। तो व्हाट इज दैट हाइक्ड वैल्यू, तो कितना अमाउंट है वो जो इंक्रीज करके लिमिट को बनाया गया है मेडिकल एंड एजुकेशनल पेमेंट्स के लिए। सो इट इज ₹5 लाख, 5 लाख रुपए इसको कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। RBI has proposed to set up what to capture essential information about fintechs encompassing their activities। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में प्रपोजल दिया है कि वो सेटअप करेगा
क्या सेटअप करेगा वो हमने बताना है। उससे कैप्चर क्या होगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फिनटेक के बारे में इंक्लूडिंग देयर एक्टिविटीज, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको सेटअप किया जाना है। सो इट इज फिनटेक ट्रैकर, इट इज टेक फिन रिपोजिटरी, इट इज डिजिटल फिनांस रजिस्ट्री या इट इज फिनटेक रिपोजिटरी। तो इनमें से क्या सेटअप किया जाना है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पस। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेटअप कर रहा है, सो दैट इज फिनटेक रिपोजिटरी। तो दैट रिपोजिटरी विल बी कॉल्ड फिनटेक रिपोजिटरी। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। RBI exempted a requirement of additional factor of authentication for a transaction up to how much amount for certain categories of payments such as mutual funds, payment of insurance premium, क्रेडिट कार्ड बिल्स। तो कुछ रिकरिंग पेमेंट्स होती हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स की पेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स की पेमेंट्स। तो नॉर्मली इन पेमेंट्स के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कितने अमाउंट तक अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब इसमें छूट दे दी है कि जिसमें AFA की ज़रूरत नहीं होगी, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की। तो हमने बताना है वो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन, ₹50,000 तक की, ₹75,000 तक की, ₹1 लाख तक की या ₹1,25,000 तक की। तो क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शैल बी द आंसर। सो ये ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट तक AFA से एग्जेम्प्ट रहेंगी। तो दीज विल रिमेन एग्जेम्प्ट अप टू ₹1 लाख। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, RBI approved an offline retail payments product developed by which bank in partnership with the Crunchfish AB for adoption by banks। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट उसको अप्रूव किया है, जिसको डेवलप किया कौन से बैंक ने, इन पार्टनरशिप विद क्रंचफिश AB, जिसको बाकी बैंक अडॉप्ट करेंगे। इट इज अंडर थीम रिटेल पेमेंट्स ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर विच बैंक वाज सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट फेज। तो ये स्कीम किसका पार्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिफरेंट जो सैंड बॉक्स आते हैं उसमें रिटेल पेमेंट्स ऑफ रेगुलेटरी, तो ये जो सैंड बॉक्स है ये उसका पार्ट है जिसके लिए उस बैंक को टेस्ट फेज के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो ये बैंक कौन सा है वो हमने बताना है। ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट को अप्रूव किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो बाकी बैंक अडॉप्ट करने वाले हैं। तो हमने बताना है उस बैंक का नाम जिस बैंक ने क्रंचफिश AB के साथ मिलकर के इस प्रोडक्ट को डेवलप किया, टेस्ट फेस करवाया इसका। सो दिस इज HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ये प्रोडक्ट को डेवलप किया है। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नारी शक्ति सेविंग बैंक अकाउंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन। सो विमेन के लिए नारी शक्ति सेविंग बैंक अकाउंट लॉन्च किया है जो केवल विमेन के लिए होगा। हमने बताना है उस बैंक का नाम। सो इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, इट इज बैंक ऑफ इंडिया या इट इज पंजाब नेशनल बैंक। सो किस बैंक ने इस अकाउंट को लॉन्च किया है जो एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन है। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, दिस इज बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। सो फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले कहा है। आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। हम सूटेबली आपकी क्वेरी को आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे।
एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, CIB और JIB से रिलेटेड जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपने अभी तक उसको स्क्रीनशॉट लेके सर्कुलेट नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उसको सर्कुलेट कर दें अपने फ्रेंड्स के दौरान, उनके व्हाट्सएप पेज के ऊपर, उसके फेसबुक पेज के ऊपर या कोई भी सोशल मीडिया, उनको जानकारी मिल जाएगी और उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो चलें अब आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। हम कोशिश करेंगे इस प्रकार की और क्लासेस आपको अवेलेबल होती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।